हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं मिस्टर मंदार पवार। ही इज इक्विटी फंड मैनेजर एट कोटक म्यूचुअल फंड। मंदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मंदार से पहले तो मार्केट्स की बात करते हैं। जनरली मार्केट्स जो है बड़े अच्छे मूड में है और बहुत ही करीब है निफ्टी अब ऑल टाइम हाई के। और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ही कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट्स में व्हाट आर द की ट्रिगर्स जो इस मार्केट को यहाँ से ड्राइव करेंगे और जो उनको अपनी ऊंचाइयों के पास फिर से एक बार ले जा रहे हैं। क्या अगर मार्केट की जो लास्ट एक साल की परफॉर्मेंस देखे, ज्यादा तुमने देखे कि एक इंडेक्स की तरफ से देखे तो एक रेंज बाउंड थी। जी। और इसके पीछे एक जो मेजर रीजन था वो तो अर्निंग्स का जो एक सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बेसिकली अर्निंग्स जी। ग्रोथ हम देख रहे थे फॉर हम्म। निफ्टी 50 कंपनीज फॉर एग्जांपल, लगातार 6 क्वार्टर ऐसे चले गए हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन इन सिंगल डिजिट्स व्हिच यूज्ड टू बी लेट्स से 15-16%। हम्म। ये लग रहा है कि यहाँ पे साथ साथ में जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की एक साइकिल हो रही थी जहाँ पे कंपनियों जी। के जो प्रॉफिट है उनका अनुमान लगाया जा रहा था, वो अनुमान के आंकड़े काटे जा रहे थे। देयर वाज एन अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल। वी थिंक इट इज क्लोजली नाउ वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट। यहाँ से अर्निंग्स बेहतर होने चाहिए। खासकर हम्म। हम जब अगर ये फिजिकल ईयर देखे FY 26, तो हम्म। फर्स्ट हाफ में भी हमने देखा है कि अर्निंग्स इज इन सिंगल डिजिट, but second half we see a gradual pickup. The reason for this, हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन को एक बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से, जी। जिसकी शुरुआत तो हुई थी बजट से जहाँ पे इनकम टैक्स के जो रेट्स कम किए गए थे, हम्म। और अभी हाल में जो जीएसटी के रेट्स कम कर दिए गए। हम्म। और उसके साथ साथ हमने देखे आरबीआई ने भी जो इंटरेस्ट रेट कम किए हुए हैं इस साल में, साथ साथ में जो महंगाई का दर है, इन्फ्लेशन रेट इज ऑल्सो लो। जी। दिस ओवरऑल ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स, इफ यू लुक एट इट देन आई थिंक कंजम्पशन यहाँ से बेहतर होते हुए दिख रही है। अभी कंजम्पशन में जहां पे डिस्क्रिशनरी आइटम्स होंगी, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज होंगी हम्म। जिनके आंकड़े बहुत मजबूत आ सकते हैं सेकेंड हाफ में। सो हम्म। व्हाट इज स्टिल नीडेड इज मे बी द इन्वेस्टमेंट साइकिल। वो अभी तक जितनी जोर पकड़नी चाहिए वो दिख नहीं रही है, बट एटलीस्ट द जी। कंजम्पशन साइड इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, विच शुड ऑल्सो ऑफसेट के जो हम एक्सपोर्ट की तरफ जो दबाव देख रहे हैं टैरिफ की वजह से, तो उसको जी। कॉम्पनसेट कर सकता है। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जो डाउनग्रेडिंग का साइकिल था वो अब आपने कहा कि वो अब अंत होने वाला है, उसका बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ से हम अर्निंग्स में सुधार देखने की उम्मीद रखते हैं फॉर Q3 एंड Q4 ऑफ FY 26 अर्निंग की सुधार है। लेकिन अब हम FY 27 की भी बात कर रहे हैं सर। वहाँ उसको देखते हुए आपको क्या लगता है यहाँ से मार्केट्स कितना और ऊपर जा सकते हैं? देखिए, मार्केट की लेवल्स जो है अगर हम देखें, तो दो कारणों से तय होगी। एक तो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या बन रही है, और हमें हमारे पास कितनी अभी तक हेडरूम है एक री रेटिंग होने की, कि पी हम्म। मल्टीपल कितना बेहतर हो सकता है। हम्म। अगर हम जो दूसरा ये है जो अर्निंग्स की, सॉरी, जो पी री रेटिंग कितनी हो सकती है, तो उधर हम्म। शायद अपने पास ज्यादा रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम अभी भी 21 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल पे हैं। तो यहाँ से री रेटिंग होना थोड़ी मुश्किल है। मे बी थोड़ा सा ओके। एक स्कोप हो सकता है, बट नॉट टू मच। हम्म। लेकिन अर्निंग्स एक है जहां पे हम अगर सुधार देखें तो मार्केट के नए ऊपर के लेवल्स तय हो सकते हैं। हम्म। And when we are talking as to what will drive the earnings growth, as I said, for consumption एक थीम हो सकती है। कंजम्पशन एक सेक्टर होगा जहां से एक अर्निंग्स की सुधार आएगी। हम्म। दूसरा एक है जहां पे हम बैंकिंग की सेक्टर में भी, और जैसे आपने भी दोहराया कि निफ्टी बैंक इज ऑलमोस्ट एट हाई, और हम्म। यहाँ पे हम देखेंगे जो बैंकिंग के जो आंकड़े होंगे वो भी शायद सुधार आ जाएंगे, क्योंकि हम देखी है कि हम्म। लोन ग्रोथ पिकअप दिख रहा है। हम्म। थोड़े मार्जिन्स पे जो दबाव था इंटरेस्ट रेट कट होने से, जो रीसेट में जो दौर में थोड़े से जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव था, वो शायद अभी हम्म। यहाँ से वापस दोहराना नहीं चाहिए। और हम्म। साथ साथ में एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है, जिसका मतलब जो एनपीए प्रोविजनिंग भी कम होंगे। सो जी। दैट्स these two sectors will be the main drivers. हम्म। And like I said, probably investment cycle is needed to further boost this. और हम्म। जब हम FY 27 की बात करेंगे तो आई थिंक यही मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। हम शायद FY 26 में अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी 8-9% के आसपास पे रहेंगे।
जी। लेकिन क्योंकि फर्स्ट हाफ इटसेल्फ वाज अबाउट 4 to 5%, हम्म। लेकिन जब हम FY 27 की बात करें तो ये शायद हम डबल डिजिट्स में देख सकते हैं करीबन। अगर हम अंदाजा लगाए तो शायद 14-15% की ग्रोथ आज के दिन तो लग रहा है कि ये हो सकता है। वी नीड टू सी हाउ वेदर आर थियरी कम्स आउट ट्रू, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी क्लोजली वॉचिंग आउट फॉर। हम्म। सर, एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां जिसकी डिमांड जो है आने वाले सालों में तो बढ़ती ही रहेगी, और उसकी खपत विद न्यू काइंड ऑफ ए रेवोल्यूशन दैट वी आर सीइंग, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चाहे एआई हो, उसमें एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपने ये बात सही दोहराई कि एनर्जी की डिमांड तो यहाँ से भी बढ़ती रहेगी। जब भी हम कोई भी एक विकसित देश देखते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग की मात्रा बढ़ती है, साथ साथ में कंज्यूमर्स की जो यूसेज एंड लाइफस्टाइल अपग्रेड होते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी डिमांड तो बढ़ती जाती है। सिर्फ एनर्जी अपना रूप बदल लेती है कि कहीं हम एक दौर पे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एनर्जी मानते थे या कोयले को एनर्जी मानते थे, अभी वो रिन्यूएबल्स की तरफ दुनिया जी। मुड़ रही है, राइट। हम्म। सो वो रूपांतर हुआ है, लेकिन एनर्जी की डिमांड वो तो बढ़ते रहेगी। और जैसे साथ साथ में जो आपने सेक्टर्स की जिक्र की, वो एक नए सोर्स की उभर के आ रहे हैं, जैसे कि ईवीज हो गए या डेटा सेंटर हो गए, एआई हम्म। के पीछे जो कैपेसिटी लगेगी। हम्म। आज के दिन अगर हम इनका टोटल हमारे भारत के एनर्जी डिमांड में कंट्रीब्यूशन तो देखें तो शायद वो 1% से भी आसपास होगी या थोड़े से उससे कम होगी। लेकिन जो हम्म। यहाँ से इंक्रीमेंटल जो डिमांड आएगी, जो एडिशन होगी डिमांड की, तो हम्म। उसमें शायद आज 5% हो रहा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस सेक्टर्स, ईवीज एंड डेटा सेंटर्स। गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाले 4-5 सालों में शायद यही 15% तक चले जाएगी। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो डिमांड है ये सेक्टर से, जो आज हम्म। 1% के आसपास है, वो करीबन शायद 4-5% तक चले जाए। सो ओके। दैट इज समथिंग वी बिलीव will be an additional boost to the energy demand apart from जो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर डिमांड आती रहेगी। हम्म। हमने देखा है कि पिछले 5-10 सालों में जो एक डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे गांव गांव में बिजली पहुंची है, हम्म। तो इसकी वजह से ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ने से भी एनर्जी की डिमांड हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। और हम अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी देखें तो वहां पे भी एक लाइफस्टाइल अपग्रेड दिख रहे हैं, जहाँ पे अप्लायंसेस की इस्तेमाल होने में बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये इसी हम्म। कारण हमें लग रहा है कि ये एनर्जी डिमांड आगे भी बढ़ते रहेगी भारत में। साथ साथ में जो अगर हम पेट्रोलियम जो पुराने एनर्जी सोर्स हैं, तो उनका भी जी। डिमांड साथ साथ में रहेगा। तो हम रिन्यूएबल्स और दी ट्रेडिशनल फ्यूल्स दोनों में डिमांड ग्रोथ देख रहे हैं, बट रिन्यूएबल्स विल बी लीडिंग द वे। रिन्यूएबल से ज्यादा बढ़ोतरी आएगी। हम्म। सर, ये क्या एक राइट स्ट्रेटजी है टू गेट इनटू थीमेटिक फंड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? सो आई थिंक थीमेटिक फंड जो होते हैं, हम जब निवेशक को जब इसका सुझाव देते हैं, तो हम इसी उद्देश्य से देते हैं कि अगर यहाँ से हम एक निफ्टी की रिटर्न देखते हैं, वहां से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़े जो ब्रॉड मार्केट से बेहतर रिटर्न निकाल पाए, जो अच्छा। सेक्टर या जो थीम इज राइट नाउ अंडर फोकस, एंड विच विल प्रोबब्ली सी बेटर इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर होती दिखती हैं, तो हम हम्म। देखते हैं वो सेक्टर्स में रिटर्न बेहतर बन सकते हैं और हम उस पर फोकस करते हैं। तो हम्म। वक्त के हिसाब से शायद सेक्टर्स और वो थीम्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक हम्म। थीमेटिक और एक सेक्टोरल, इनका एक एलोकेशन एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। क्योंकि वो एक होगा जो जो ब्रॉडर मार्केट रिटर्न है, जो एक अपनी कोर इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अलावा हम्म। थोड़ा सा जो उसमें और थोड़ा एनहांस कर सके रिटर्न को, तो उसके लिए हम्म। हम एक थीमेटिक फंड की सुझाव जरूर रखते हैं। कौन से हम्म। थीम होंगे वो वक्त से वक्त अपने को ध्यान में रख के उसमें निवेश करने हैं। हम्म। सर, कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, इस फंड के बारे में कुछ बताइए, इसके अहम हाइलाइट्स क्या है? हाँ, बिल्कुल। सो ये जो हमारी एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो ये जो हम एक ग्रोथ देख रहे हैं एनर्जी में, उसको किस तरह से कैपिटलाइज करे, तो इस पे फोकस करती है। हम्म। ये सिर्फ उसके एनर्जी का जो इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, उधर तक सीमित नहीं है। बट ये ओके। जो इसको एनर्जी की डिमांड कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो कौन से हम्म। सेक्टर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो हम उसके तरफ भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब ओके। ये है कि हम
जो एनर्जी यूसेज वाली सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एंड पावर, तो उस हम्म पे तो हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहे हैं, बट साथ साथ में जो एनर्जी डिमांड करने के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जैसे कैपिटल गुड्स कंपनीज हो गई, इक्विपमेंट हम्म कंपनीज हो गई, तो उनका भी ओके समावेश हो जाता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ से अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है आगे हम्म आने वाले 7-8 सालों में यहाँ से दुगनी होनी है, जो आज के दिन से शायद 450 गीगावाट है, जो आगे जाके हम 900 गीगावाट के आसपास में पहुंच जाएंगे करीबन 7-8 सालों में। तो हम्म इसके लिए जो कैपेसिटी ऐड होनी होगी वो ना सिर्फ कोयले से तैयार होने वाली बिजली नहीं, बल्कि रिन्यूएबल से भी होगी। और जब जी ये साथ साथ में जब ये कैपेसिटी ऐड हो रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होगा, तो वहां पे हम्म भी काफी निवेश किया जा सकता है। जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान का अनुमान है कि करीबन 9 लाख करोड़ की निवेश होगी टू अपग्रेड द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ओके कहीं हम देखेंगे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स हो जाएंगे, स्मार्ट मीटरिंग हो जाएंगी। तो ये सब हम्म सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में हमें लग रहे हैं कि कंपनीज की तरफ काफी ऑर्डर्स आ सकते हैं, और जो उनकी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और एक कंपनी को ग्रो होने का एक बहुत अच्छा मौका है। सो ऐसे कंपनीज में हम निवेश करने की हमारी एक ऑब्जेक्टिव है, और हमें लग हम्म रहा है कि यहाँ ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अभी दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर पॉजिटिव ऑन एनर्जी एज अ सेक्टर फ्रॉम अ लिटिल हम्म लॉन्गर टर्म व्यू। हम्म। और सर अगर इस फंड की बात करें तो हाउ इज द एलोकेशन डन, लाइक कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है ये बिखरी हुई हैं, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। बिल्कुल। नहीं, सो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इसका एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब जगह हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। आज हम्म के दिन करीबन 65% हमारे पास लार्ज कैप है इस फंड में, हम्म और बाकी 35 मिड कैप और स्मॉल कैप में बांटे गए, जिसमें से ज्यादातर तो मिड कैप है। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं ये कंपनीज में जो अभी नए लिस्टिंग्स हो रहे हैं, हम्म हमने देखे कहीं सोलर एनर्जी में नए कंपनीज लिस्ट हुए हैं, रिन्यूएबल्स में नए लिस्टिंग हुए हैं, और हम्म खासकर ये कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप में आ जाते हैं। तो हम हम्म इसमें भी अगर पार्टिसिपेट करें तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज दिख जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लार्ज कैप विच आर लेट्स से ऑयल एंड गैस कंपनीज और द पावर कंपनीज और द कोल हम्म कंपनीज और द ग्रिड कंपनीज। ये हम्म सब का एक अच्छा मिश्रण है। सो आज के दिन अगर 65% लार्ज कैप है, ये हम्म आंकड़ा आगे जाके बदलाव भी देख सकते हैं, लेकिन हम्म एज वी हैव बीन सेइंग कि हमें जहां अपॉर्चुनिटी इधर दिखे, हम्म तो ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की एक मात्रा पहले से डिसाइड नहीं होगी, बट जहां पे हमें लग रहा है कहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं कौन से स्टॉक में, तो हम उसके पीछे एलोकेशन अपना रखेंगे। हम्म। And that's what is one of the biggest risk factor if somebody would really want to invest in this scheme. राइट। आई थिंक एक जो बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें ये है कि जब इस सेक्टर में काफी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर पे भी डिसाइड हो जाता है कि जिस तरह के गवर्नमेंट के पॉलिसीज आ रहे हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज आर फेवरिंग दिस सेक्टर, बट हम्म उनका टाइमिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो थोड़े डिलेड हो सकते हैं। जो हमने देखा पिछले साल में कि हम्म जो गवर्नमेंट की जो कैपेक्स थी विद इन दी एनर्जी सेक्टर, हम्म जो बजट एलोकेशन है उससे कम रही। सो जी बेसिकली जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो स्लो रही। तो हम्म ये थोड़ा सा एक रिस्क होता है कि शायद जो ऑर्डर्स आने हैं उसमें से थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये कैंसिल ओके नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट तो होनी ही है, नहीं तो हम अगर इसको इग्नोर करें तो वी गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर वी रन इनटू एन एनर्जी डेफिसिट, जो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि होना चाहिए। लेकिन डिलेस बिकॉज ऑफ द स्लोअर डिसीजन मेकिंग वो हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़े से प्रॉफिट जो हम सोच रहे कि अगले 1 साल में आए, शायद वो अगले साल धकेले जाए, तो वो हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज द ओनली रिस्क। द चेंजिंग फेस ऑफ एनर्जी, वी डोंट सी दैट एज अ रिस्क, वी सी दैट मोर एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे जब नए कंपनीज उभर के आएंगे और नई इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू segments will be there, I think those order books will grow very smartly, and that is where we believe जहाँ पे अच्छे margins भी बन सकते हैं। हम्म
मंदार सर, जिस हिसाब से हमको पिछले 3-4 साल में रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिल रहे थे, पिछला 1 साल थोड़ा बहुत हल्का रहा था। और इन्वेस्टर्स जब भी निवेश करते हैं तो एक बड़े रिटर्न की उम्मीद लेके ही निवेश करते हैं, तो उस उनके लिए आप क्या सलाह देंगे इस समय? क्यों उतने बम्पर रिटर्न्स की उम्मीद ना करें और एक मॉडेस्ट रिटर्न से ही खुश रहें? अ, मैं बिल्कुल एक बम्पर रिटर्न की उम्मीद रखना शायद गलत हो सकता है, हम्म। क्योंकि जो हमने शायद 2022-23 में जो रिटर्न्स देखे, 22-23-24 में के कैटेगरी वाइज स्मॉल कैप मिड कैप काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए, लेकिन इवन लार्ज कैप डिलीवर्ड रिटर्न्स ऑफ 20% प्लस। बट हम्म। ऐसे साल बार बार नहीं आते। वो दौर था जब भी हम कोविड के स्लो डाउन से उभर के आ रहे थे, तो काफी एक लंबा ट्रैक्शन था। लेकिन अगर हम मार्केट की लंबी हिस्ट्री देखें, 10 साल की 20 साल की हिस्ट्री देखें, तो हमने देखा है मार्केट में करीबन 14-15% CAGR रिटर्न छूटता है, राइट। अगर यही उम्मीद पकड़ के चले कि आगे जाके इसके करीबन हमारा रिटर्न बन सकता है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम सोचे कि 20%, 25% जैसे रिटर्न बने या उससे बेहतर बने, तो वो शायद गलत हो सकता है। जो मैंने हम्म। थोड़ी देर पहले दोहराया है कि यहाँ से मार्केट की जो दिशा है वो तय होगी कि कैसे अर्निंग्स ग्रोथ होगी, क्योंकि री रेटिंग का स्कोप हमारे पास बहुत कम है। शायद हम 21 से यहाँ से और ऊपर पी एक्सपांड होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ होने की तो गुंजाइश बिल्कुल है। और ओके। हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि यहाँ से अर्निंग्स बेहतर हो सकते हैं। मंदार सर, जो फ्रेश इन्वेस्टर्स है, नए इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में आ रहे हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, करंट सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे कैसे एलोकेशन होना चाहिए एज फार एज द म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न? Before the allocation, I think the objective should be clear. हमने रिटर्न्स की तो बात की कि कहाँ पे सही रिटर्न्स की उम्मीद रहनी चाहिए। दूसरे के टाइम फ्रेम भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। When we recommend to an investor, we typically say that 4 to 5 years is an ideal time that one should be there, क्योंकि वहां पे आप रहते हो तो आप कई रिस्क फैक्टर्स को ओवरकम करके रिटर्न्स बना सकते हैं। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज वेरी नेसेसरी। यू विल फाइंड पीरियड्स जहाँ पे शॉर्ट पीरियड में भी रिटर्न बन जाए, लेकिन जितना हम जिस ज्यादा टाइम दे उसको, तो उतनी कंपाउंडिंग होके अपनी जो इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से बढ़ते हुए देख सकते हैं। अभी एलोकेशन कहाँ रहे, तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से हमें अभी भी लार्ज कैप में थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। साथ साथ में ओके। मिड कैप की वैल्यूएशन भी अभी बेहतर होने लगी है। तो लार्ज एंड मिड एज अ कैटेगरी इज समथिंग विच वी थिंक वन कैन बी एलोकेटिंग देयर मनी टू। स्मॉल ओके। कैप में शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी, क्योंकि अभी भी इधर वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। भले ही जी। अर्निंग्स आ रही हैं वहां पे, लेकिन वो भी इट इज नॉट अक्रॉस द स्मॉल कैप यूनिवर्स। कुछ करेक्ट। कंपनीज हैं जहां पे अच्छे अर्निंग्स आ रहे, कुछ कंपनीज अभी भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। अ, जी। दूसरी चीज, वैल्यूएशन को कैचअप करने के लिए अर्निंग्स को और बढ़ने का के लिए वक्त लगेगा। सो देर विल बी अ टाइम करेक्शन विच मे हैपन इन द स्मॉल कैप, बट फ्रॉम द valuation perspective and earnings recovery perspective, I think large cap and mid cap are looking better, and that is where we think यहाँ पे allocation रह सकती है। मंदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you so much.